देखते हैं ये। एक है जलदाब क्रिया, वाटर प्रेशर। जल दबाव के कारण चट्टानों में होने वाले अपर्दन को जलदाब क्रिया कहते हैं। ये मुख्यतः सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। देखो हमने दो चीज़ें अभी देखी हैं, एक तो जलीय क्रिया देखी है, एक जलदाब क्रिया देखी है। दोनों मिलते जुलते से लगते हैं लेकिन थोड़ा अंतर समझो। जलीय क्रिया में जल स्वयं किसी चट्टान पे प्रहार करके करता है और उसके प्रवाह के कारण से चट्टान का क्षरण होता है। जल प्रवाह गति के कारण, जल जब तेजी से चट्टानों के ऊपर से जल प्रवाहित होता है तो उसके कारण से चट्टान जब सरित हो जाती है टूट फूट करके, तो उसको कहते हैं जलीय क्रिया। एक होता है जलदाब क्रिया। सामान्यतः महासागरीय क्षेत्रों में जब किनारे वाले जो भाग होते हैं वहाँ बार बार लहरें आती है, तरंगें आती हैं जाती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। कई बार वहाँ क्या गुफाएं वगैरह भी बन जाती है। तो गुफाओं के अंदर जब पानी प्रवेश करता है तो एक पानी का क्या होता है कि वो जब पानी अचानक से आता है तो उस पर पानी जैसे उसके मुख को ढक लेता है तो उस स्थिति में उस गुफा के अंदर से काफ़ी अधिक दबाव पड़ता है, प्रेशर की स्थिति वहाँ बनती है। और प्रेशर पड़ने के कारण से चट्टानें कई बार उसकी छत वगैरह जो होती है गुफाओं की वो ऊपर की तरफ हट जाती है या टूट जाती है। तो उस स्थिति को हम जलदाब क्रिया वाला प्रोसेस कहेंगे। जलदाब के कारण से चट्टानों में होने वाले अपर्दन को जलदाब क्रिया कहते हैं, यानी दबाव पड़ने से, पानी के दबाव के कारण से जो। एक होता है प्लकिंग या उत्पाटन। ये सामान्यतः हिमानी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से होने वाली घटना है। देखो हमने जो ये टेक्निकल टर्म देखे हैं, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संरक्षारण, जलीय क्रिया, जलदाब क्रिया और प्लकिंग या उत्पाटन, ये कॉमन रूप से तीनों का मिला जुला, मतलब चाहे जल हो चाहे वायु हो या हिम हो, इन तीनों में ही ये सारे प्रोसेस के होते रहते हैं। लेकिन जैसे अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, तो ये सामान्यतः वायु में भी होते हैं, जल में भी होते हैं। जैसे संसारण है तो ये क्या होता है, जलीय क्रियाओं में सामान्यतः होता है, जब पानी प्रवाह होता है उसी समय होता है। फिर जलीय क्रिया और जलदाब क्रिया जो होता है ये सामान्यतः सागरीय तरंगों उसी समय होता है। एक उत्पाटन होता है जो विशेष रूप से केवल हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, प्लकिंग वाला। इस प्रकार का अपर्दन हिमानी क्षेत्रों में होता है। वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जब जो जल होता है वह सेल की संधियों में प्रविष्ट कर जाता है। कुल मिला के आप इसको यूँ समझ सकते हो कि बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बर्फ़ में जो दरारें होती हैं, दरारों में जब कई बार पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ने के बाद में जब रात को पानी हिम के रूप में, हिम का रूप धारण करता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और पड़ने से वो दबाव डालता है। दबाव डालने से जो बर्फ़ की शिलाएँ वो चटकती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने लगती हैं। कड़क कड़क की उसमें ज़ोरदार आवाज़ें आती हैं, बड़े बड़े चट्टानों के टूटने की, यानी हिम के टूटने की आवाज़ें वहाँ आती है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है जिसके कारण सेल कमज़ोर हो जाती है। इस तरह के कमज़ोर सेलों के बड़े बड़े टुकड़े, ब्लॉक्स होते हैं, टूटकर अलग होते रहते हैं और ये प्रक्रिया जो है ये उत्पाटन या प्लकिंग के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने टेक्निकल टर्म देखे। इसके अलावा भी और कुछ अपर्दन के बाद में कुछ और विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया हैं जिसमें मास मूवमेंट है, जिसको हम वृहत संचलन कहते हैं। ये तो अभी तक जो हमने देखा वो अपर्दन के प्रोसेस देखी कि अपर्दन में क्या क्या होता है किस प्रकार से। अब हम देखेंगे मास मूवमेंट। देखो ये क्या है कि जनरली सामान्यतः इसमें थोड़ा अंतर करना है हमें कि अपर्दन किसी बाह्य कारक या शक्ति के द्वारा हो रहा था, और जो मास मूवमेंट वाला जो प्रक्रिया है इसको आप यूँ समझ सकते हो कि इसमें पृथ्वी ढाल और गुरुत्वाकर्षण का विशेष रूप से योगदान है। वृहत संचलन क्या है, जब किसी लंबे चौड़े क्षेत्र में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी ढालू भाग पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और ढाल के प्रभाव से या किसी एक के प्रभाव से जब एक लंबे चौड़े क्षेत्र की चट्टानें खिसक करके डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित हो जाती हैं तो उस स्थिति में उसको वृहत संचलन हम कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सेलों से मलबा की वृहद मात्रा, बहुत अधिक मात्रा जो मलबे की मात्रा है वह गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरण हो जाती है। तो मैंने बताया दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो गुरुत्वाकर्षण है या ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा स्लोप बड़ा महत्वपूर्ण है। वृहद संचलन के लिए अब से अनिवार्य नहीं है, आपसे को हम पहले पढ़ चुके हैं। आपसे में हमने देखा था कि चट्टानें स्वतः ही अपने स्थान पर टूट फूट हो जाती हैं, चूरित हो जाती हैं रासायनिक कोई भी क्रिया से या भौतिक क्रिया से, और वे वीक हो जाती हैं। जब अब से हो जाएगा तो उस स्थिति में जो वृहद संचलन या मास मूवमेंट है
वो अधिक सक्रियता के साथ या अधिक अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ अब से हो वही मास मूवमेंट हो, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे कि जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। हालांकि ये उस जगह ऐसा तो है ही नहीं कि जहाँ मास मूवमेंट होगा वहाँ बाह्य कारक सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन मास मूवमेंट अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। जब किसी चट्टानी का बड़ा जो टुकड़ा होता है, अब ये भी कई कई गतियों से हो सकता है, जैसे कि फास्ट भी हो सकता है, थोड़ा स्लो मूवमेंट भी हो सकता है ना। जैसे कि कोई अचानक से खड़े ढाल हैं तो उस अचानक से चट्टानें सीधे ही उसमें नीचे की ओर धसक के आ सकती हैं, या स्लोप अगर कम है तो धीरे धीरे खिसक के चट्टानी मलबा जो होता है धीरे धीरे आ सकता है इस वृहद संचलन के अंतर्गत। अब हमें देख रहे थे कि वृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है, अतः असंबद्ध कमजोर पदार्थ पिछले संस्तर वाली सेल जैसे भ्रंश, तीव्रता से झुके संस्तर, खड़े भाग व तीव्र भृगु ढाल, पर्याप्त व मूसलाधार वर्षा एवं वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होते हैं। ये वही बात जो बता रहा है, मैंने आपको बताया था कि मास मूवमेंट में अन्य कोई कारक होते हैं, वे उसकी जो तीव्रता है उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मास मूवमेंट अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। वृहद संचलन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्लो, बहुत ज़्यादा मंद गति से जिसमें प्रक्रियाएँ चलती है, जिसको मंद संचलन कहते हैं। एक होता है रैपिड मूवमेंट जिसमें तीव्रता से भी मैंने आपको बताया, तो एक होता है भूस्खलन। अब भूस्खलन तो आपने जनरली सुन रखा होगा, लैंडस्लाइड, समाचार पत्रों पे भी आप जनरली देखते हो तो आपको भूस्खलन या लैंडस्लाइड वाला मिल जाएगा। क्योंकि लैंडस्लाइड में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की जो ऋतु होती है उसमें सामान्यतः लैंडस्लाइड देखा जाता है। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि चट्टानें गुरुत्वाकर्षण और ढाल के कारण से नीचे खिसक के आती हैं, लेकिन वही सहायक कारक कि उसमें बाह्य कारक जैसे पानी है, तो पानी के कारण से उन चट्टानों में पानी चला जाता है, तो वो तेज़ी से हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और अचानक से मतलब तेज़ी से उसमें चट्टानी मलबा खिसक के नीचे आ जाता है। अच्छा, अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं मंद संचलन क्या है। मंद संचलन के प्रकार के रूप में मंद विरूपण भी इसको हम कहते हैं। ये कई बार क्या होता है, इतना धीरे गति से होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है। ये मध्यम तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। मंद संचलन के भी 3 रूप यहाँ हम देखेंगे, जिसमें एक तो फास्ट है थोड़ा, एक मध्यम और एक तीव्र है। मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होते हैं। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि दीर्घकालीन पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानिया एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमीकृत मैदान का सतही पिघला होता है, वहाँ पर लंबी लगातार वर्षा होती है। तो हम देखें कि मंद संचलन जो होता है ये विशेष रूप से जो हिमानी क्षेत्र हैं, और हिमानी में भी टुंड्रा प्रदेश विशेष रूप से इसमें है, जैसे टुंड्रा वाली स्थिति हो, थोड़ा सा टेंगा या टेगा का कुछ भाग हो, तो टेगा वाले भाग और टुंड्रा में निम्न भाग जो होते हैं, थोड़े से जो टुंड्रा और टेंगा के बीच वाले भाग होते हैं, उन स्थिति में ये ज़्यादा टेगा वाले क्षेत्र जहाँ वर्ष के कुछ ही समय में हिम वगैरह होती है, तो उन क्षेत्रों में जो हिमानियाँ होती हैं उनमें ये सामान्यतः देखा जाता है। एक होता है तीव्र संचलन, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में विशेष रूप से ये देखा जाता है। प्रदेशों में ये होता है और तीव्र ढालों पे ये घटित होता है। मृदा प्रवाह या कीचड़ प्रवाह तथा मलबा अवधाव या मलबा अवालेंची जो होता है, ये संचलन के प्रकार हैं। हम देख रहे हैं केवल मंद संचलन, स्लो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और स्लो मूवमेंट में भी 3 प्रकार की चीज़ें आ गई कि पहला जो मंद संचलन था उसके 3 रूप हमने देखे। पहला हमने मंद विरूपण या क्रिपिंग देखी थी, दूसरे वाला जो मॉडरेटली स्टेप जो मध्यम होता है, और तीसरे वाला जो है वो फास्ट इसमें होता है, ये मध्यम से तीव्र आ जाता है इसमें तीव्र संचलन। अब ये दूसरे वाला आप इसमें देख रहे थे वो तो मंद संचलन के हो गए। फिर हम देख मंद संचलन, तो ये ज़्यादा जो तीव्र संचलन मंद संचलन से जब तेज़ गति से होता है, स्लो के बाद में जब देखते हैं कि वो तेज़ी से, जो ढाल स्वाभाविक है कि वहाँ ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में जो रैपिड मूवमेंट है ये तेज़ ढालों पे घटित होते हैं, और विशेष रूप से इसमें आता है कीचड़ प्रवाह और मलबा अवधाव। अब देखेंगे तीसरे वाला भूस्खलन। अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है, इसमें स्वीकृत होने वाले पदार्थ अपेक्षातया शुष्क होते हैं। 3 चीज़ें हमने विशेष रूप से यहाँ देखी है कि मंद संचलन सामान्यतः
विशाल क्षेत्रों पे होते हैं। परिहिमानी या परमाफ्रस्ट जो एरिया होता है, जिसको हम सामान्यतः टेगा प्रदेश में, पहले मैंने टुंड्रा बोला, वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, टेगा में, और या फिर हम कहेंगे टेगा और टुंड्रा के बीच में, वहाँ ये ज़्यादा परमाफ्रस्ट एरिया वहाँ पाया जाता है वहाँ। दूसरा हमने देखा फास्ट या रैपिड मूवमेंट है। इस रैपिड मूवमेंट जो ये है ये आर्द्र प्रदेशों में होता है, और इसमें दो प्रमुख रूप से घटनाएं, जैसे कि कीचड़ प्रवाह और मलबा अवधाव या अवालेंची जो घटनाएं हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। तीसरे वाला जो है ये भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, और ये जनरली हम सुनने को हमें मिलता भी है। तो इसका संबंध भूस्खलन की घटनाएं वहाँ ज़्यादातर होती है जहाँ इतनी ज़्यादा, इसके लिए कोई ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र हो, तीव्र ढाल वाले शुष्क क्षेत्रों में ये आसानी से देखने को मिल जाता है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्वयंक्रिय होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। इसका मतलब शुष्क का मतलब वो पूर्ण शुष्कता से या नहीं है, इतना सा है कि ये आर्द्र क्षेत्रों की तुलना में थोड़े से शुष्क हो सकते हैं। एक और हम इसमें देखेंगे निक्षेपण, लास्ट वाला ये जो टॉपिक है वो निक्षेपण की अब हम चर्चा करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है जब किसी चीज़, कोई चीज़ वहाँ से एक स्थान से हट जाएगी। तो जैसे मान लो कि अपने पास ये एक डस्टर है या कोई पेन है या अपने एक टेबल है, कुर्सी है, एक स्थान से हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं तो इसको रखेंगे। तो वही चट्टान, इस दृष्टि से आप देखो कि जब कोई भी एक चट्टान का भाग है वह वहाँ से हट रहा है, धीरे धीरे उसका कटाव हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो वह वहाँ से जब कटाव हो गया तो वह बह के जाएगा या विस्थापित होकर कहीं ना कहीं तो जाके ठहराव करेगा। उस ठहराव वाले जो भाग में जो चट्टान भाग जमा हो रहा है या मलबा जो उसका जमा हो रहा है उसको हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण इसलिए ही तो कहा जाता है कि ये अपर्दन का परिणाम है। बिना अपर्दन के निक्षेपण होगा ही कैसे? पहले कटा होगा, कटा हुआ कि जो मलबा आएगा वह बह के किसी या जाएगा और किसी निम्नतम, सामान्यतः नीचे वाले स्थानों पे होता है, इसलिए इसको निम्नतम भागों में यह भर जाता है। तो इस ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारण वेग में कमी आ जाती है, परिणामतः अवसादों का निक्षेपण आरंभ हो जाता है। अर्थात निक्षेपण किसी कारक या कार्य नहीं होता है, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं। पहले भारी होते हैं वो पदार्थ नीचे बैठते हैं क्योंकि वो शीघ्र ही रुक जाते हैं, बहते नहीं ज़्यादा दूरी तक। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारण जैसे प्रवाही जल, हिमानी वायु लहरें, धाराएं, भूमिगत जल आदि अभिवृद्धि या तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी तीव्र कार्य करने लगते हैं। तो ये मोटे मोटे रूप से जो हमने देखे कि एक तो अपर्दन का हमने जिक्र किया, एक वृहद संचलन का हमने जिक्र किया, उसके बाद में हमने एक निक्षेपण का जिक्र किया। तो ये प्रमुख रूप से कुछ जो तथ्य थे वो हमने देखे हैं। अब आगे का जो टॉपिक होगा उसमें हम अपर्दन चक्र या अन्य जो भी महत्वपूर्ण होगा उसका हम जिक्र उसमें करेंगे।